ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास जो चैप्टर नंबर हैं वो 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम आव्यूह है, यानी कि मैट्रिक्स है। इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का चिन्ह जो है वो रहेगा आपका बड़ा कोष्ठक जो रहता है, लगभग वही सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये आपका आव्यूह का चिन्ह है। आव्यूह के अंदर कुछ अंक रहेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। ये इसके अवयव होते हैं। इसमें अवयव की संख्या कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है जैसा आपका अवयव दिया होगा। अब अवयव के अंदर मेन चीज़ आपको क्या पहचानना है, आपको ये देखना है कि जो खड़ी लाइनें हैं, जैसे यहाँ लिखी हुई है आपके पास ये 1 और 2, तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम है। ये कॉलम है, खड़ी लाइन यानी कि कॉलम। हिंदी में इसको स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। हिंदी में इसको बोलेंगे हम स्तंभ। और जो आपका कॉलम है ये स्तंभ हो जाएगा। और रो को आव्यूह कहते हैं, रो को पंक्ति कहते हैं। रो यानी कि पंक्ति, आड़ी लाइन। जो आड़ी लाइनें हैं इनको बोलेंगे हम पंक्ति, इंग्लिश में रो यूज़ करेंगे हम इनका। पंक्ति नहीं बोलेंगे हम, रो बोलेंगे। इसलिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि रो का मतलब होगा पंक्ति और स्तंभ का मतलब होगा कॉलम। ओके, क्लियर है? इतना इतना हो जाए। इसके बाद हम जानें सबसे पहले कि वास्तविक तो इसके चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जितने भी 12th की बुक है उसमें दीर्घ कोष्ठक को ही यूज़ किया गया है। लघु कोष्ठक को और दोहरे दंड को यहाँ नहीं दर्शाया गया है। किसी अभी 12th क्लास की इस पुस्तक में भी हम इसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स की जो कोटि होती हैं, कोटि क्या होती हैं, उसके अंदर अवयव की संख्या कैसे पहचानेंगे हम लोग, वो एक दो उदाहरण से हम समझ जाएंगे। क्वेश्चन भी शुरुआत में यही रहेंगे कि जैसे कि ये अवयव लिखा हुआ है 2, 3, 1, 6, 7, 4 एक अवयव है। इस अवयव के अंदर जो हैं कॉलम कितने हैं और रो कितनी है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कोटि लिखने का तरीका यही होता है R/C, यानी कि रामचंद्र। रामचंद्र पहचानने का तरीका है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। रामचंद्र का मतलब होगा रो इंटू कॉलम, यानी कि पहले रो की संख्या इंटू फिर कॉलम की संख्या। अब आगे देखते हैं हम कि इसके अंदर रो कितने हैं। रो यानी कि आड़ी लाइनें। इस आव्यूह, पहले उदाहरण के आव्यूह के अंदर आड़ी लाइन कितनी है भैया, 2 एक साथ, यानी कि 1 और 1 ही है 2, फिर लगाया गुणित। अब इसमें चेक कर लो खड़ी लाइन कितनी है भैया, खड़ी लाइन 1, 2, 3 है। इसका मतलब 2 गुणित 3 इसकी कोटि हो गई। और ये लिखा हुआ है 2 गुणित 3 आव्यूह। क्लियर है? फिर बता दूं, पहले आपको आड़ी लाइनें गिननी है 1, 2, तो ये लिख दिया 2 गुणित खड़ी लाइनें गिन लो 1, 2, 3, तो 2 गुणित 3 इसका अवयव हो गया। और अवयव जानना हो तो इन दोनों का गुणा कर दो, 2 तिया 6। और अब देख लेते हैं हम लोग कि 2 गुणित 3 अवयव हैं और अवयव कितने हैं, 6 अवयव हैं, मतलब ये कोटि हैं। और अगला देखते हैं, ये सेकंड वाला आप ध्यान से देखें। इसके अंदर आड़ी लाइन है 1, 2, 3, खड़ी लाइन है 1, 2, 3, तो 3 गुणित 3 अवयव। इसकी कोटि कितनी हो गई, 3 गुणित 3। इसके अंदर अवयव पहचानना हो 3 गुणित 3 कर दो, आपके 9 अवयव आ जाएंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड वाला, इसके अंदर देख लेते हैं, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। तो भैया खड़ी लाइनें भी, आड़ी लाइनें भी 2, खड़ी लाइनें भी 2, तो हो गई 2 गुणित 2, कितने होते हैं 4। अवयव कितने हो गए आपके पास 4। वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, हमेशा कोटि पूछता है, अवयव पूछ लेता है, तो आपको ऐसे निकालना है। अब दो अवयवों की तुलना कब होगी ये भी यहीं पहचान लेते हैं हम। दो मैट्रिक्स जो होंगे, तुलनीय अवयव जो होता है वो कैसा होता है, कंपेरेबल। अब दो मैट्रिक्स यानी कि दो अवयव ए और बी तुलनीय कहलाते हैं। कब कहलाएंगे, जब वे एक ही कोटि के हों। एक ही कोटि कब होगी, जब उनकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी जितने दो, ये देखो यहाँ पर ए हैं, ये यहाँ पर बी हैं, इसके अंदर भी आड़ी लाइनें 2 हैं और इसके अंदर भी आड़ी लाइनें 2 हैं, इसके अंदर खड़ी लाइनें भी 3 हैं, इसके अंदर भी 3 हैं। इसका मतलब इसकी कोटि 2 गुणित 3, इसकी कोटि भी 2 गुणित 3, इसलिए इसको कहते हैं तुलनीय अवयव। इन दोनों की तुलना हो सकती है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अवयवों के प्रकार।
भैया ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम टाइम यही पूछता है, कभी कभी परिभाषाएं भी पूछ लेता है। अब सबसे पहले आया है आव्यूह के प्रकार में नंबर 1, पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। यानी कि रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति मतलब ये आड़ी लाइन हो सिर्फ 1 2 3, इसको बोलेंगे हम पंक्ति मैट्रिक्स। क्लियर है? बस ये हो जाएगा आपका। ये यहाँ लिखा हुआ है सांकेतिक रूप में AIJ 1 × n, मतलब एक ही आड़ी लाइन हो और कुछ भी नहीं हो तो उसे कहते हैं हम पंक्ति मैट्रिक्स। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर A = 4 5 6, तो इसमें आड़ी लाइन 1 है लेकिन खड़ी लाइनें 3 है, तो इसकी कोटि पूछे तो 1 गुणित हो गई आपके पास 3। क्लियर है? ये यहाँ लिखा भी हुआ है कि पंक्ति मैट्रिक्स है जिसकी कोटि 1 × 3 है, क्योंकि आड़ी लाइन 1 खड़ी लाइन 3 है, कॉलम 3 है और रो 1 ही है, तो पंक्ति मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला ऐसा ही आपके पास है सेकेंड नंबर पे स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स में लिखा हुआ है यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही स्तंभ हो, यानी कि एक कॉलम हो बस, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है A = 2 5 6 9, तो इसके अंदर एक ही कॉलम है लेकिन आड़ी लाइन कितनी बन रही है? 1 2 3 4, तो इसकी कोटि हो जाएगी 4 × 1। मैंने कहा था ना रामचंद्र R×C, यानी कि आगे रो की संख्या पीछे कॉलम की संख्या, ये हो गई आपकी कोटि। और ये हम स्तंभ मैट्रिक्स हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, स्तंभ है, इसलिए हो जाएगा आपके पास स्तंभ मैट्रिक्स। अगला आता है आपके पास तीसरे नंबर पर जो आएगा शून्य मैट्रिक्स। ये बहुत सिंपल है, यदि किसी अवयव के सभी अवयव शून्य होंगे तो उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य हो तो उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण भी दे दिया इसने, इधर 3 0 लिख दिए आड़ी लाइनों में और इधर खड़ी लाइनों में 1 और 2 0, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने जीरो हैं? 6। आड़ी लाइन कितनी है? 2, तो 2 गुणित हो गए 3। और क्या है ये? एक शून्य मैट्रिक्स है। ऐसे कैसे? यहाँ 1 2 3 ऐसे 9 अवयव बना दिए इसने जीरो के, और ये 3 × 3 हो गया। क्यों हो गया 3 × 3 मैट्रिक्स कोटि इसकी? क्योंकि आड़ी लाइन है 1 2 3, खड़ी लाइन है 1 2 3, तो हो जाएगा 3 × 3 का शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स यानी कि सभी अवयव शून्य होने चाहिए। अब जाते हैं हम आयताकार मैट्रिक्स में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो जैसे m×n का मतलब कि आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि 3 × 3 में क्या है? 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। अगर ये संख्याएं आपस में इक्वल नहीं हो तो यह आयताकार, यानी कि यहाँ देखते हैं हम A = क्या है? 1 4 2 8 और 3 6। आड़ी लाइनें तो 2 हैं लेकिन खड़ी लाइनें 3 हैं जो कि आपस में बराबर नहीं हैं, और ये दोनों इनको बोलते हैं m। वास्तविक में m×n कहते हैं हम इसको। याद रखने का तरीका अगर कोटि पूछे तो रामचंद्र R×C, रो इंटू कॉलम, रो की संख्या गुणित कॉलम की संख्या। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है आपस में तो ये हो जाएगा आपका आयताकार मैट्रिक्स, क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है। इसके अंदर आयताकार मैट्रिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज अवयव, एक ऊर्ध्वाधर अवयव। क्षैतिज का मतलब कि आड़ी लाइनें ज़्यादा हो, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी लाइनें ज़्यादा हो। बस सिंपल सी परिभाषा है इसकी, जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है। और अगर जिसमें अगला क्या था? ऊर्ध्वाधर अवयव, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, मतलब खड़ी लाइनें जो हैं वो ज़्यादा हों आड़ी लाइनों से। सॉरी, उल्टा बोल दिया। यहाँ पर क्या ज़्यादा है? आड़ी लाइनें ज़्यादा हैं, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। फिर आता है अगला 5वां कि वर्गाकार मैट्रिक्स क्या होता है। वर्गाकार का मतलब होता है कि दोनों आपस में बराबर हो। भाई आयताकार में बराबर नहीं होता है और वर्गाकार में बराबर होता है, यानी कि 3 × 3 का, 2 × 2 का, 4 × 4 का, 5 × 5 का, अगर आपस में दोनों बराबर हों, रो इंटू कॉलम, तो ये कहलाएगा आपका वर्गाकार मैट्रिक्स।
ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स के प्रकार हैं, आगे और हैं आपके पास, छठे नंबर पर हैं। इसका एक और वर्गाकार के बाद आता है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब होता है कि विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब जगह जीरो होगा। जैसे यहाँ देखिए 5, 2 और 1 विकर्ण में है और बाकी सब जगह जीरो है। वह वर्ग अवयव, ये लिखा हुआ है, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो वो आपका विकर्ण अवयव कहलाता है। यानी कि देखें आप यहाँ जैसे 5, 2 और 1 लिखा हुआ है, बाकी सब जगह जीरो लिखा हुआ है, तो ये कौन सा अवयव हो गया आपका? विकर्ण अवयव हो गया। इसके बाद आता है अगला अदिश। अदिश में क्या होगा? विकर्ण में एक जैसे अंक होंगे, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5। ऐसे अगर ये विकर्ण एक जैसा हो बाकी सब जगह जीरो हो तो ये अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। फिर अगला आता है आपके पास एकक। एकक का मतलब कि विकर्ण में एक एक हो तो इसे तत्समक आइडेंटिटी यानी कि आई इक्वल टू, ये याद भी रहना चाहिए आपको, इसका बहुत काम पड़ेगा अपने को कि आई बराबर क्या होता है। आई इक्वल टू होता है आपका 1, 1, 1 और बाकी सब जगह ज़ीरो, पर ज़रूरत के हिसाब से। यानी कि अगर कोई कहे कि 2 कोटि का बनाओ तो ये 2 कोटि का, 3 कोटि का तो ये 3 कोटि का, क्योंकि 2 कोटि में 2 ही होंगे और 3 कोटि में 3 होंगे। ये आपका बन जाएगा एकक या तत्समक अवयव। ये अवयव के प्रकार हैं। कुछ खास अवयव के प्रकार मैंने सभी बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A का पहला सवाल है, सिर्फ मैट्रिक्स की कोटि बतानी है आपको, अवयव की कोटि बतानी है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि कैसे बताना है, क्योंकि हम लगभग सीख चुके हैं। जैसे एक सवाल है, मात्र इसमें 5 लिखा हुआ है, मतलब एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसकी कोटि हो गई 1 इंटू 1। ये क्लियर हो जाएगा भाई। ध्यान से समझे, हम 2-3 उदाहरण लेंगे इसके, समझ रहे हैं हम। 5A के सवाल हैं ये। दूसरे सवाल में दिया आपको 1, 0 और 5। क्या दिया है? 1, 0, 5। इसके अंदर देखिए तो कॉलम तो एक ही है लेकिन आड़ी लाइनें 3 बन रही है। और मैंने कहा था R इंटू सी, याद रखें आप, पहले रो आड़ी लाइनें खड़ी लाइन। आड़ी लाइन कितनी? 1, 2, 3, तो 3 गुणित 1 हो जाएगा ये। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। फिर आता है तीसरे नंबर पे, आप खुद करने का प्रयास भी करें इनको। तीसरे नंबर पे है 2, 3, 1, 3, 5, 2, 4, 5, 9, 1, 6, 4, 5, 8, 7। आप कुछ भी नहीं करें, कुत्ती बड़ी हो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप आड़ी लाइनें चेक कर लो, 1, 2, 3 है तो हो गए 3 और गुणित लगा दिया। खड़ी लाइनें चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गई आपके पास 3 गुणित 5 कोटि इसकी। अवयव पूछे 3 पंजे 15 अवयव है इसके अंदर। इतना में कोई डाउट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए आप लोगों को, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक अगला है कि यदि ए बराबर दिया उसने, अब ये बहुत ध्यान समझे आप लोग। ए दिया है, उस कैपिटल ए बराबर अवयव के अंदर ए फिर 2 फिर 0, यहाँ पर 1√3 5, x को -y -2/5 के लिए निम्न ज्ञात कीजिए। अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव पूछा उसने A12, A23, A31। इनको कैसे भाई, बहुत ध्यान से समझे कि आखिर ये कैसे निकलेंगे। एक अवयव होता है जैसे ये है, तो अवयव के अंदर यहाँ जो रहता है वो A11, A12, A13। अगले में आते हैं तो 21 हो जाता है और 22, 23 चलेगा। फिर अगले में आएंगे तो A31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, ऐसे चलता है। अब यहाँ पर कोटि कितनी है? सामने दिख रही है सबको कि खड़ी आड़ी लाइन है 3, खड़ी लाइन है 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 गुणित 3, और 3 तिया कितने होते हैं? अगला पूछा उसने अवयव की संख्या, तो 3 तिया हो गए आपके पास 9। बहुत ध्यान समझे। अब पूछा उसने A12 का मान, कि A12 कहाँ मिलेगा आपको? बहुत अभी मैंने बताया कि जो पहले नंबर पे होता है वो A11, फिर A12, फिर A13। अब तो ये सेकेंड नंबर पर है, तो सेकेंड नंबर पे कितना है? यहाँ पर 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर पूछा A23, 23 दूसरी पंक्ति में तीसरा कॉलम,
दूसरी पंक्ति ये वाली, तीसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई। बहुत ध्यान से समझे, अरे कुछ भी नहीं है इसमें। A12 का मतलब होता है, इसने कहा है कि 1 का मतलब आगे क्या रहता है आर, पीछे क्या रहता है कॉलम, यानी कि पहले कॉलम पहली रो में दूसरे नंबर पे देख लो भाई, पहली रो में दूसरे नंबर पे 1 था, तो इसका आंसर 1 हो गया। फिर पूछा इसने A23, तो दूसरी रो में तीसरे नंबर पे, दूसरी लाइन में तीसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई। फिर पूछा A31 तीसरी रो में पहले नंबर पर 0, ये 0 आपके आंसर। ऐसे करना है इन सवालों को। तो ये 5A चल रही है अपनी, 5A में अपनों ने ये सवाल कर लिए हैं। कोटि पहचानना सीख गए हैं आप, अवयव की संख्या और अवयव कौन कहाँ मौजूद है ये भी आप सीख चुके हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, उदाहरण का सवाल है ये। इसमें पूछा है उसने, एक अवयव में दिया है आपको 3y माइनस एक्स, फिर 3, फिर माइनस 2x 7, बराबर में एक और अवयव दिया है 5, 3, माइनस 2 और 7 हो, तो पूछा है y और x के मान। पहले ही नंबर पे जो अवयव का प्रकार पड़े उसमें हमने देखा, जाना, पहचाना कि यदि दो अवयव समान हो उनके कोटियाँ तो वो संगत होते हैं, यानी कि अवयव बराबर हो तो संगत अवयव भी उनके बराबर होंगे। तो सबसे पहला काम हमने इस अवयव को, इस अवयव दोनों को बराबर दिया, उसने उतार लिया। हमने उतारने के बाद लिख दी लाइन। हम जानते हैं कि यदि दो अवयव बराबर हो तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर भैया? अरे ये भी 2 कोटि 2 गुणित 2 का है और ये भी 2 गुणित 2 का है, तो आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे तो संगत अवयव कौन? इसका पहला नंबर का इसका पहला नंबर के बराबर होना चाहिए, इसके दूसरे नंबर का यहाँ बराबर होना चाहिए। ये 3 3 बराबर है 7 7, और सामने भी दिख रहे हैं कि ये 3 है तो ये 3 है, 7 है तो 7 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3y माइनस एक्स बराबर 5। ये 3y माइनस एक्स बराबर 5 समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया इसको। और ये दिया है माइनस 2x बराबर 2, ये माइनस 2x बराबर माइनस 2 लिख दिया, क्योंकि माइनस 2x बराबर कितना दिया है यहाँ पर? माइनस 2 दिया है। संगत अवयव की तुलना कर रहे हैं। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे ये x का मान, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y माइनस का 1 बराबर 5। तो 3y बराबर 5 प्लस 1, 5 और 1 हो जाएंगे 6, 3y बराबर 6, 3 जाएंगे बट्टे में, 3 दूना 6, तो x और y के मान आ जाएंगे। ऐसे ही आपको 5A के सवाल करने हैं, एक ये सवाल करना है। ऐसे ही मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दूंगा, वो करने हैं। कल स्टार्ट करेंगे हम 5B। बहुत सिंपल है, जोड़ना सीखना है, घटाना सीखना है और गुणा करना सीखना है। अवयवों का जोड़ना सरल, घटाना भी सरल है, गुणा करना कठिन तो नहीं है लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत सिंपल चैप्टर हैं, अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं इसमें, क्वेश्चन सरल आते हैं, दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप उतारते रहें, नोटबुक तैयार करते रहें और डेली प्रैक्टिस करें, ईमानदारी से क्वेश्चन को हल करें, क्योंकि कोरोना ने हमें दूर तो कर दिया है लेकिन जुनून कम नहीं होना चाहिए अपना। आप डेली क्वेश्चन को हल ज़रूर करें, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें।